सांख्यिकी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी एकादश के बच्चों का हार्दिक स्वागत। सांख्यिकी का उपयोग, यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या उपयोग होता है सांख्यिकी का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में। समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान, इनमें भी सांख्यिकी का उपयोग बहुत होता है। विशेषतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि सूक्ष्म कणिकाओं के अध्ययन में तो सांख्यिकी नियमों का ही उपयोग होता है। कृषि और प्राणी विज्ञान वैज्ञानिकों को आरंभ में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। किन्हीं दो पौधों पर एक ही प्रकार की खाद या पानी का एक सा असर नहीं पड़ता। यही बात पशुओं पर भी पाई गई। इस स्थिति में एक ही उपाय संभव था कि यह कि व्यक्ति विशेष को छोड़कर उनके समुदायों के विषय में नियमों की खोज की जाए। इसकी आवश्यकता पूरी करने में सांख्यिकी तरीकों का उपयोग हुआ। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान में भी सांख्यिकी विधियों का बहुत उपयोग हुआ। जनता की राय जानने में राजनीतिक दलों की रुचि होना स्वाभाविक ही है। इस कारण वे सांख्यिकी के अधिक नज़दीक आते जा रहे हैं। अर्थशास्त्र की गवेषणाओं में तो सांख्यिकी विधियां अपरिहार्य सी होती जा रही हैं। अर्थशास्त्र के नियमों का संबंध सामुदायिक प्रवृत्तियों से होता है। सामुदायिक प्रवृत्तियां यानी कि समुदाय यानी कम्युनिटी, और प्रवृत्ति माने होता है टेंडेंसी। अलग अलग कम्युनिटीज़ की अलग अलग टेंडेंसी होती है। वस्तुओं के प्रति, सेवाओं के प्रति उनका अलग अलग रुझान होता है। तो ऐसे नियमों का निर्धारण करना जो सांख्यिकीय प्रणाली के उचित उपयोग पर ही निर्भर करता है, ये सांख्यिकी से ही हो पाया है। सांख्यिकी का उपयोग व्यापार में भी होता है। उद्योग धंधों में नमूनों के बिना कोई कार्य चलता ही नहीं है। थोक व्यापारी को हज़ारों की संख्या में माल खरीदना पड़ता है। उसमें से उस व्यापारी के पास अच्छे माल के साथ साथ कभी कभी खराब माल भी चला आता है। यदि व्यापारी थोक भाव से कम मुनाफे पर बेचता है तो खराब माल की कीमत में उसे घाटा उठाना पड़ेगा। अतः इसकी पूर्ति के लिए उसे पूरे माल पर ऐसे विक्रय मूल्य रखने चाहिए जिससे नुकसान न हो। इसकी सहायता के लिए सांख्यिकी के सिद्धांत बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा, आपने जाना, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी का भरपूर उपयोग हो रहा है। इसकी सार्वभौमिक उपयोगिता है। ये केवल किसी एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है। इस विज्ञान की उपयोगिता सर्वत्र है, ऐसा कहते हैं बाउले। और बाउले एक बात और भी कहते हैं कि सांख्यिकी का ज्ञान विदेशी भाषा या बीजगणित के ज्ञान के समान ही है। यह किसी भी समय, किसी भी स्थिति में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अब हम इसे संक्षेप में अगर जानना चाहें तो एक एक करके जानेंगे कि अधिकोषण में इसका क्या उपयोग है। देखिए, बैंकों का, इसके ऊपर जो अभी हमने पढ़ा वो हमने एक मोटा मोटा इसका खाका खींचा, ये इसका इंट्रोडक्शन था। अगर उपयोगिता पूछी जाए तो आप यहाँ से नोट्स अपने बनाइए। यहाँ से एक तो लिखिए सार्वभौम उपयोगिता, हेडिंग डालिए। फिर भी पहले आप ये लिखिए कि सांख्यिकी की उपयोगिता किसी एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है। बाउले के अनुसार सांख्यिकी का ज्ञान विदेशी भाषा तथा बीजगणित के ज्ञान के समान है। किसी भी समय, किसी भी स्थिति में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से हम इसे बिंदुवार रूप में अलग अलग विषय में इसके उपयोगिता को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसी हेडिंग डाल के फिर आप यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले डालिए अधिकोषण तत्व में। अधिकोषण में तो बैंकों के पास जनता का धन धरोहर के रूप में रखा रहता है। जनता द्वारा यह धन कभी भी वापस लिया जा सकता है। अतः बैंकों को संबंधित आंकड़ों के आधार पर यह निश्चित करना होता है कि कितनी धनराशि मांगे जाने की संभावना है और कितनी अन्यत्र विनियोग की जा सकती है। ये संभावनाएं पता चलती हैं सांख्यिकी के माध्यम से, और इसी सांख्यिकी की गणनाओं के आधार पर बैंक कुल जमाओं का एक बड़ा हिस्सा कहीं पे या तो विनियोग कर लेते हैं, और या वो लोगों को साख के रूप में उपलब्ध करा पाते हैं। फिर बात करें बीमा व्यवसाय की, तो बीमा व्यवसाय में भी जीवन बीमा तथा सामान्य जीवन बीमा उद्योग की आधारशिला ही सांख्यिकी है। जीवन की प्रत्याशा यानी कि व्यक्ति कितने वर्षों तक जीवित रहेगा, बीमारी, दुर्घटनाओं की बारंबारता यानी दुर्घटनाएं कितनी जल्दी जल्दी होती हैं, इन आंकड़ों का विस्तृत अध्ययन करके समुचित निष्कर्ष निकालने के बाद ही बीमे की किस्तों की दरें जो होती हैं उनका निर्धारण होता है। बीमा कंपनियां मृत्यु संबंधी आंकड़ों के आधार पर ही प्रीमियम की दरें निर्धारित करती हैं। इन आंकड़ों के संकलन के अभाव में बीमा व्यवसाय का संचालन तो असंभव था। सांख्यिकी के उपयोग और सांख्यिकी की तकनीकों की वजह से ही बीमा व्यवसाय अस्तित्व में आया। रेल यातायात की अगर बात करें, रेल मंत्रालय बजट बनाते समय रेल भाड़ों को निर्धारित करते समय
तथा अन्य बहुत सी दशाओं में आंकड़ों के आधार पर नीति का निर्धारण करता है। नवीन रेल मार्ग का निर्माण करने से पूर्व इस बात की जानकारी प्राप्त करनी जरूरी हो जाती है कि इस मार्ग पर कितने यात्री रेल यात्रा कर सकते हैं और कितना माल मालगाड़ी द्वारा भेजे जाने की संभावना है। अगर वहाँ पर पता लगे आने जाने वाले यात्रियों और माल की संभावना ही बहुत कम हो तो रेलवे पटरी बिछाने जितना बहुत बड़ा काम उस क्षेत्र विशेष में थोड़ी किया जाएगा। तो मांग कितनी है उसके अनुरूप ही कहीं पे कोई बहुत बड़ा विनियोग किया जा सकता है। तो रेल यातायात में भी इसके अलावा टिकट के रेट क्या होंगे, लोगों की क्या इच्छा है, अभिलाषा है, ये सारी चीज़ें सांख्यिकी के माध्यम से ही हो पाती हैं। बात करते हैं स्टॉक तथा उत्पादन विनिमय में। देखिए, समंकों के अभाव में भावों के उतार चढ़ाव और मांग पूर्ति का सही अनुमान ही नहीं लग पाएगा। परिकल्पक यानी कि स्पेकुलेटर्स जो होते हैं, जो व्यवसाय में पैसा लगाते हैं अंशों में स्टॉक मार्केट में, और उसमें जो भी शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं उनके भावी जो मूल्य होते हैं उनके अनुमान लगा करके उसमें वो मूल्यों में जो अंतर होता है उससे लाभ कमाते हैं। ऐसे लोग स्पेकुलेटर्स या परिकल्पक कहलाते हैं। परिकल्पना करते हैं ये भविष्य में मूल्य घटेगा ऐसा सोच करके आज बेच देते हैं, या भविष्य में मूल्य बढ़ेगा ऐसा सोच के आज खरीद लेते हैं। समाज सुधार में जैसे विभिन्न बुराइयां हैं, बाल विवाह, निरक्षरता, मद्य निषेध, यानी मद्य माने होता है शराब, इसके आंकड़े अगर प्राप्त हो जाते हैं तो फिर इनके दोषों का अनुमान लगा के फिर हम इन्हें दूर करने का भी प्रयास कर सकते हैं। राजनीति की बात करें तो सरकार या देश की संसद और विधानसभाओं के सम्मुख जो विभिन्न समस्याएं राजनीतिज्ञों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं, जिनके लिए जो विधान बनाए जाते हैं, उन समस्याओं के अध्ययन के लिए आवश्यक कानून की व्यवस्था के लिए आंकड़ों का ज्ञान व प्रयोग अति आवश्यक है। गणित के क्षेत्र में इन द एरिया ऑफ मैथमेटिक्स, वास्तव में सांख्यिकी व्यवहारिक गणित की वह शाखा है जो आंकड़ों में विशिष्टीकरण प्राप्त करती है। अतः सांख्यिकी को उचित रूप में गणित की एक शाखा माना जाता है। तो सांख्यिकी दरअसल गणित की ही एक शाखा है। कुछ और भी क्षेत्र हैं। महंगाई के कारण वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं उनके वेतन की क्रय क्षमता में ह्रास, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए स्वीकृत की जाने वाली महंगाई की दर का निर्धारण भी प्रयोगात्मक सांख्यिकी, यानी कि जो लोगों को डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता मिलता है वह भी सांख्यिकी के कारण ही तय हो पाता है। तो ये तो थे सांख्यिकी की उपयोगिता। सांख्यिकी की कुछ सीमाएं भी हैं, आइए हम उन्हें भी आज पढ़ लेते हैं। सांख्यिकी किसी समस्या का संख्यात्मक रूप में अध्ययन कर सकती है, केवल संख्यात्मक रूप में ही। संख्याओं का अध्ययन संख्यात्मक रूप में हो सकता है, सांख्यिकी समस्याओं का अध्ययन संख्यात्मक रूप में हो सकता है। बिना संख्या के तथ्य का इस विज्ञान में अध्ययन हो ही नहीं सकता। जैसे ईमानदारी है, बुद्धिमानी है, बेईमानी है, न्याय है, इन सब चीज़ों का सांख्यिकी में इसलिए उपयोग नहीं हो सकता क्योंकि इनके आंकड़े नहीं बनते। समूहों का अध्ययन, सांख्यिकी किसी एक चीज़ का या व्यक्ति विशेष का अध्ययन नहीं करती, ये समूहों का अध्ययन करती है। इसके जो परिणाम होते हैं वो पूर्ण रूपेण सत्य नहीं होते हैं, उन पे आप पूरी तरह से इसके निष्कर्षों पे, परिणामों पे आप भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो औसत रूप से सत्य होते हैं। उचित विवेचन के अभाव में कभी कभी भ्रमपूर्ण निष्कर्ष भी मिलते हैं। तो सांख्यिकी के नियम तथा परिणाम औसत रूप से ही सच होते हैं और वो भी दीर्घकाल में। अंकों की एक रूपता, सांख्यिकी सामग्री एक रूप और सजातीय होनी चाहिए। अंकों की एक रूपता से ही परिणाम सही निकल पाते हैं। अगर अंक एक रूप नहीं है तो उनके परिणाम फिर भटक जाएंगे, निष्कर्ष भटक जाएंगे। विशेषज्ञों की आवश्यकता, आंकड़ों का संग्रह करने के बाद उनका प्रयोग केवल विशेषज्ञों को ही करना चाहिए, अन्यथा परिणाम सही नहीं निकलते। अधकचरे ज्ञान वाला व्यक्ति इनके परिणाम भी गलत निकालेगा और गलत अध्ययन के बाद गलत निष्कर्ष होने पर परिणाम भी अच्छे नहीं आते। अशुद्ध परिणाम की आशंका, सांख्यिकी अंकों को सदैव तुलना की दृष्टि से देखना चाहिए, नहीं तो परिणाम अशुद्ध आ सकते हैं। उदाहरण के लिए दो व्यक्तियों की औसत आय 120 है, परंतु पहले व्यक्ति की आय क्रमशः 110, 120, 130 रुपये प्रति माह है। दूसरे व्यक्ति की आय 140, 120 और 100 रुपये प्रति माह है। अब दोनों में देखने में तो 120 लग रहा है, लेकिन अंतर यह है कि पहले व्यक्ति की आय लगातार बढ़ रही है, दूसरे व्यक्ति की आय लगातार घट रही है। तो परिणामों को तुलनात्मक दृष्टि से भी देखना होगा, केवल
सांख्यिकी पर निर्भर होने से काम नहीं चलने वाला। सांख्यिकी साधन प्रस्तुत करती है, समाधान नहीं। सांख्यिकी का कार्य समंकों का संकलन करना, उन्हें व्यवस्थित करना, विवरण प्रस्तुत करना है। उनका कार्य निष्कर्ष निकालना नहीं है, निष्कर्ष के लिए ज़रूरी सूचनाएं देना है। सांख्यिकी विधि ही अध्ययन की एकमात्र विधि नहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए जब आप सांख्यिकी विधियों का उपयोग कर रहे हैं तो वही एकमात्र विधि नहीं है, बहुत सारी अन्य भी विधियाँ होती हैं, मैथमेटिकल फार्मूले होते हैं, उनका उपयोग करके भी सांख्यिकी से प्राप्त निष्कर्षों को रिचेक कर लेना चाहिए, उनका परीक्षण कर लेना चाहिए। ये भी बेहद ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर के आपने सांख्यिकी की कुछ सीमाएं पढ़ी हैं। फिर आता है सांख्यिकी का क्षेत्र, यानी सांख्यिकी कहाँ कहाँ लागू होगी। तो जैसे आपने उपयोगिता पढ़ा था वैसे ही सांख्यिकी का क्षेत्र, यहाँ पर आप स्कोप पढ़ने वाले हैं, यानी कि सांख्यिकी कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग होता है। दरअसल ये जो सांख्यिकी का क्षेत्र है ये महत्व भी है। अगर महत्व पूछा जाए, उपयोगिता पूछा जाए तो भी आप ये भी लिख सकते हैं इसमें। तो इस सांख्यिकी के क्षेत्र का अध्ययन हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।